हाय गाइस व्हाट्स अप। क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। सर हम तो बढ़िया हैं, आप बताओ। सर हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम एक बहुत छोटा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन एसए 505। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों लेते हैं, क्या होता है, वहाँ से चालू करते हैं और फिर इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो अब क्या होता है यार, अब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसे कैसे रिलाय हो कि जो सामने वाले पार्टी का अमाउंट या डेटर या क्रेडिटर हमारी बुक्स में खड़ा है या जो हमारी बुक्स में बैलेंस उसका जो दिखा रहे हैं हम, वो ठीक है या नहीं है। चलो ठीक है, हमने देखा कि भाई कंपनी ने सेल करी, कंपनी ने उधारी पे माल दिया और कंपनी के अब अकाउंट उसके बैलेंस शीट में एक बहुत मोटा अमाउंट ऑफ डेटर्स खड़ा है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए के डेटर्स उसके बुक्स में खड़े हैं। अब वो 1 करोड़ पे अगर वो ऑडिट ओपिनियन देगा तो उसे कंफर्म ये होना चाहिए ना कि 1 करोड़ के डेटर्स उसकी बुक्स में सच्ची में खड़े हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। अब ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर और तो बस मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया कि 1 करोड़ के डेटर्स खड़े, बट ऐसे नहीं होता ना। ऑडिटर खुद कंफर्म करेगा डेटर्स से कि हाँ भाई तुम्हारा जो बैलेंस है इसको तुम्हें इस फॉर XYZ कंपनी को ये बैलेंस तुम्हें देना है या नहीं देना है। तो उसके लिए ऑडिटर को कंफर्मेशन लगेगी, वो ऑडिटर कंफर्म करेगा और ये कंफर्मेशन को हम बोलते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जो ऑडिटर देगा और फिर वहां से इन रिवर्ट आएगा कि हाँ भाई हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि XYZ कंपनी को मेरे को 50 लाख रुपए देने हैं, 40 लाख रुपए देने हैं, 30 लाख रुपए देने हैं, डिपेंडिंग कौन सा डेटर है और किसका किसका कैसे कैसे अमाउंट खड़ा है। तो ये होता है कंफर्मेशन क्यों लेता है ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर को क्या देना है, ओपिनियन। किस पे, बैलेंस शीट पे भी एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे भी। अब बैलेंस शीट के अंदर 2-3 आइटम आते हैं जिसके अंदर हमें कंफर्म करना पड़ता है, जो भी डेटर्स या क्रेडिटर्स या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और भी काफी सारी चीजें होती है जिसके लिए हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट चाहिए होती है। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की पार्टी के पास अमाउंट को या तो XYZ कंपनी को उस पार्टी से अमाउंट लेना है या XYZ कंपनी को उस पार्टी को अमाउंट देना है। अगर देना है तो वो क्रेडिटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गए, एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर उस XYZ कंपनी को अमाउंट लेना है, डेटर्स हो गए, एडवांसेस उसने दे रखे हैं या ले रखे हैं, दोनों साइड आते हैं। तो इस टाइप के अमाउंट को कंफर्म करने के लिए ऑडिटर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो एक ऐसे है जिसकी बेसिस पे ऑडिटर ये कंफर्म कर सकता है कि वो बैलेंस ठीक है या नहीं है। उस ऐसे को बोलते हैं हम एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ आया क्यों ऐसे 505 को एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं और हम इस 505 को कैसे यूज कर सकते हैं। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन। अब देखो ऑडिटर है, ऑडिटर को कंफर्म करना है डेटर का बैलेंस, तो वो उस डेटर को बोल देंगे हम कंफर्मिंग पार्टी। अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किसको भेजी, डेटर को, कि भाई ये रिटर्न रिस्पॉन्स में या तो रिटर्न में दे दे या तो मेल पे हमें कंफर्म कर दे कि इस, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि जो XYZ कंपनी की बुक्स में एक ए नाम का डेटर है, उसके मान लो 1 लाख रुपए है उसकी बुक्स में खड़े। तो अब इस रिक्वेस्ट में वो ऑडिटर लिखेगा कि तुम ये कंफर्म करो XYZ कंपनी को तुमसे 1 लाख रुपए लेने का, तुम कंफर्म कर दो, चाहे तुम चिट्ठी के थ्रू, लेटर के थ्रू, पेपर के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब मेल के थ्रू ये कंफर्म कर दो कि इस पार्टी को तुमसे ये 1 लाख रुपए का अमाउंट लेना है। तो इसे वो रिक्वेस्ट कौन, ऑडिटर भेजेगा किसको, डेटर ए को। यहाँ पे कंफर्मिंग पार्टी होगा डेटर ए, जिसके नाम पे 1 लाख रुपए XYZ कंपनी को लेने हैं, ठीक है, ऐसे कंफर्म कर देगा। अब वो ये बोलेगा 4 तरह की कंफर्मेशन होती है, 2 तरह की होती है वैसे, बाकी दोनों और भी उनके ICAI ने या फिर एसए 505 के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिव रिक्वेस्ट होती है। पॉजिटिव रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो कंफर्म करेगी या तो बैलेंस है या नहीं है। मतलब अब उस ऑडिटर ने पूछा ए से लेटर भेज के या मेल के ऊपर कि भाई तुम्हारे पास XYZ कंपनी को तुम्हें 1 लाख रुपए देने हैं या नहीं देने हैं, तो वो पार्टी यस करेगी या फिर नो करेगी। एक 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या तो कंफर्मिंग पार्टी करेगी यस या कंफर्मिंग पार्टी नो करेगी। तो इसके अंदर जिसके अंदर दोनों ऑप्शन दे दिया, हमने लिखा कि भाई XYZ कंपनी को तुमसे 1 लाख रुपए लेने हैं, कंफर्म करो यस या नो। तो उसने लिखा यस या फिर उसने करा नो, नहीं लेने या देने हैं। तो ये दोनों ये हो गए पॉजिटिव रिक्वेस्ट जिसके अंदर हमें आंसर मिलेगा ही मिलेगा। एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जो और सामने वाली पार्टी जब ही कंफर्म करेगी ऑडिटर को जब उसका बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा, कि वो बोलेगी ऑडिटर का कंफर्मेशन है 1 लाख रुपए देने हैं या नहीं देने हैं, तो ऑडिटर वो कंफर्म तब करेगी नो के अंदर कि हाँ भाई 1 लाख रुपए उसको उस पार्टी को नहीं देने हैं। ये जो डेटर है
उसे XYZ कंपनी को 1 लाख रुपए नहीं देने हैं, तभी वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर तब्दील होगा। अब आते हैं नॉन रिस्पॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजी और ना येस आया ना नो आया, तो उसे बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव। भाई सामने वाली पार्टी ने हमें कंफर्म ही नहीं करा, हमने उसको फॉलो अप भी डाल दिया बट सामने वाली पार्टी ने अभी तक हमें जवाब ही नहीं दिया, मतलब ऑडिटर को जवाब नहीं दिया। और एक होता है एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई, जिसके अंदर कि भाई कंपनी बिल्कुल डिसएग्री ही कर रही है कि भाई हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, 1 लाख रुपए तो छोड़ो, हम तो जानते भी नहीं इस कंपनी को। वो हो गई एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड कि भाई ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्शन हो गई कि भाई कंपनी तो मना ही करे कि मैं तो इस जो बंदा है डेटर जिसको 1 लाख रुपए कंपनी बता रही है कि मेरे को उससे लेने हैं, बट ये तो बोल रहा है कि मैं XYZ कंपनी को जानता ही नहीं। तो इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो ये 3-4 तरह की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड और नॉन रिस्पॉन्स। अब आते हैं कि कैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर चलता है। ठीक है, अब हम प्रोसीजर देखते हैं। तो हमें डिटरमाइन करनी है कि हमें क्या चीज कंफर्म करानी है। तो हम अकाउंट बैलेंस कंफर्म कराएंगे, एलिमेंट क्या है, या वो डेटर है या क्रेडिटर है वो कंफर्म कराएंगे, या उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, अग्रीमेंट क्या है, साइड अग्रीमेंट है कोई जिसकी वजह से अमाउंट खड़ा है, क्या खड़ा है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है हम उस रिक्वेस्ट के अंदर, ये जो हमने रिक्वेस्ट देखी ना, ये वाली रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के अंदर हम डाल देंगे कि भाई हम पूरा ना ऐसे लिखेंगे पैराग्राफ के फॉर्म में कि भाई 2A ये बोल रहे हैं कि XYZ कंपनी ओज, या फिर एक डेटर A ओज 1 लाख टू XYZ कंपनी और बिकॉज ऑफ सेल्स, ऐसे करके हमने अमाउंट डाला और हमने उसमें ऑप्शन दे दिया उसे यस या फिर नो का। इस टाइप की कंफर्मेशन, और भी 2-3 चीजें पूछ लेंगे हम, टाइप ऑफ अग्रीमेंट, उसके अंदर वो सारी डिटेल्स दे देगा कि ईमेल आईडी, अमाउंट है, या फिर हम उससे ये पूछ लेंगे तो अमाउंट बता दे कि हाउ मच अमाउंट यूज की ए कंपनी ओज डैश अमाउंट टू XYZ कंपनी। तो ये होता है हमारा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम कैसे भी कंफर्म, अभी वो भी देखते हैं कि कैसे किस बेसिस पर हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है। तो वो जो रिक्वेस्ट होती है वो पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हम भेजते हैं उसके फॉर्मेट्स डिफाइंड होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस चीज की कंफर्मेशन लेनी है, किस से लेनी है, कितना अमाउंट का बड़ा डेटर है या छोटा डेटर है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें उस बंदे से रिक्वायर्ड है। यार अगर कोई फॉर एग्जांपल मान लो डेटर उसकी बुक्स में 1 करोड़ रुपए के खड़े हैं, तो अगर हम कोई पार्टी जिसका 50 लाख का अमाउंट ड्यू दिखा रहा है, हम उससे 100 सवाल पूछेंगे, 100 तो नहीं बट ज्यादा सवाल पूछेंगे रादर देन जिसका सिर्फ 1 लाख रुपए का अमाउंट खड़ा है। क्योंकि भाई उससे हम ये पूछेंगे ना 50 लाख का ऐसा क्या कर दिया तूने, इतना अमाउंट तूने अभी तक दिया क्यों नहीं, क्या हुआ तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है क्या, अब ये वाले डेटर हमें इस कंपनी को मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेसिस की अमाउंट कैसा है डेटर का, वो क्रिटिकल है डेटर नहीं है। पिछली बार तो उससे 50 लाख की कंफर्मेशन ली, इस बार हम सिर्फ 10 लाख की ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है इतना। इस बार क्या उस पार्टी को सेल नहीं करी, या फिर क्या अग्रीमेंट के अंदर चेंज हुआ है, या फिर क्या हुआ है, क्या सामने वाला बंदा इतना अच्छा होगा कि वो सारा अमाउंट पहले ही क्लियर करके चल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं, और किसको खड़े होते हैं, ऑडिटर को, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रायर एक्सपीरियंस, कि उस ऑडिटर का कैसे एक्सपीरियंस है इस कंपनी को लेके, उसका पुराना एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बेसिस पे हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाते हैं। अब हमने इंफॉर्मेशन पता लगी कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन उस कंपनी से कंफर्म करानी है, फिर हम करेंगे कि सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। फॉर एग्जांपल हमने ये जो इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करी, हमने करी डेटर्स के लिए, हमें अकाउंट बैलेंस जानना है, या क्रेडिटर डेटर का जानना है, या फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जानना है, फिर हम करेंगे सिलेक्ट कंफर्मिंग पार्टी। अब 1 करोड़ के जो डेटर्स हैं हमें सारे तो कंफर्म करने बैठ नहीं जाएंगे, इसमें सारे हमारे 45 डेज या 3 महीने लग जाएंगे, जो भी अमाउंट हमें टाइम मिला है ऑडिट करने के लिए। हम सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने 60% कंफर्मेशन लिया, तो हमें वो 60% पार्टीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, हमें तो टॉप 60% वाली पार्टीज उठा लेंगे, या फिर कोई क्रिटिकल या फिर कोई एजम्पशंस के बेसिस पे पार्टी को उठा लेंगे। तो सेकंड स्टेप होता है हमारा सिलेक्ट कंफर्मिंग पार्टी, अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, जिससे हमें अमाउंट को कंफर्म करना है, बैलेंस को कंफर्म करना है। फिर हम करेंगे जो हमने अभी बोला कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना पड़ता है कि क्या क्या हमें कंफर्म कराना है, अमाउंट कंफर्म कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कराना है, क्या क्या अग्रीमेंट अरेंजमेंट्स है उस पार्टी के साथ वो कंफर्म कराना है। तो इस चीज को बोलते हैं डिजाइनिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, अब कैसी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन होती है। सबसे पहले कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर ना मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन लगेगा। भाई ए कंपनी जो डेटर हमने देखा, ए डेटर है जो
ऐसे कंफर्म नहीं करेगा कि तुमने डायरेक्टली उसे भेज दिया कि ये कंफर्म करो कि XYZ कंपनी, उसके अंदर ऊपर ना यहाँ पे ऐसे, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट और दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे तो ऑडिटर का पैराग्राफ आ जाएगा, जो ऑडिटर लिखेगा कि मेरे को ये चीज कंफर्म करनी है, ये सारा ऑडिटर का आ जाएगा। ऊपर आएगी मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, इसके अंदर मैनेजमेंट लिख के देगी कि अगर ऑडिटर तुमसे ये पूछे, जो बंदा ऑथराइज है, और ऑडिटर जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है S&S LLP, इस कंपनी, ये ऑडिटर है कोई भी कंपनी के, तो ये मैनेजमेंट बोलती है इस कंपनी को मैं ऑथराइज कर रही हूँ, अगर वो तुमसे बैलेंस पूछने आए, यहाँ पे अपनी कंपनी अपने साइन करके देती है कि जो भी XYZ कंपनी है वो अपने साइन इनिशियल्स लगा के देती है कि अगर कोई S&S कंपनी LLP से कोई मेल आए या कोई लेटर आए तो उस पर तुम्हें अमाउंट को कंफर्म करना है, ये मैनेजमेंट ऑथराइज करके दे रही है ऑडिटर को। तो ऑडिटर ये मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लगाएगा ऊपर, और ऑडिटर का जो भी ज्ञान है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारा नीचे लिखेगा। उसके यहाँ पे लास्ट में जो है कौन कंफर्म करेगा, यहाँ पे कंफर्म करेगी कंफर्मिंग पार्टी कि हाँ भाई ये अमाउंट ठीक है या नहीं है। तो इस टाइप का होता है मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट होती है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसके ऊपर मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन आता है आधे पेज पे, और नीचे आता है ऑडिटर की जो भी उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के बिना ना जो नीचे उसे साइन चाहिए जहाँ पे कंफर्मिंग पार्टी के, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट जब तक ऑथराइज नहीं करेगी ऐसे किसी को प्राइवेट जो भी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना कोई, इसलिए मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन ऊपर लगेगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑथराइजेशन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर उसने मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन दे दी, अब ऑडिटर को रिक्वेस्ट को बनाना है, वो कैसे बनाएगा, रिस्क देखेगा कैसा रिस्क है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कोई ज्यादा रिस्क तो नहीं है। अगर हमें डेटर को कंफर्म करना है तो हमें 60% डेटर कंफर्म करने पड़ेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी के कैसे, उसके बेसिस पे ऑडिटर कंफर्म करेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसके बेसिस पे मैं इस कंपनी को ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट भेजूंगा। फिर उसके बाद असर्शन कि भाई कौन कौन से असर्शन है, कंप्लीटनेस चेक करना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करना है, हाँ भाई ये कंपनी तुम्हें पैसा देती है या देती भी है या नहीं देती है। ऐसी इसके बुक्स के नाम के आगे डेटर, अपनी बैलेंस शीट को एसेट बढ़ाने के लिए उन्होंने डेटर दिखा रखे हैं, एडवांसेस दिखा रखे हैं, तो ये भी कंफर्म। असर्शंस किस बेसिस पे, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो भी और होता है, मेजरमेंट, जो भी इन्हें कंफर्म करना है, असर्शंस कौन कौन से कंफर्म करने हैं, वो सारे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में डाल देंगे। फिर प्रायर एक्सपीरियंस तो ऑडिटर का काम आता है कि भाई ये पिछले साल इसका अमाउंट 50 लाख का हमने कंफर्म करा था, इस बार 10 लाख का, ऐसा क्या हो गया, तो उसका हम रीजन भी पूछ सकते हो उस पार्टी से कि हाँ भाई क्या हो गया तुम बताओ। हमने लेआउट एंड प्रेजेंटेशन बनाया, मैंने तुम्हें बताया ना, ऊपर मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन आएगा, नीचे ऑडिटर का रिक्वेस्ट आएगा। फिर मैनेजमेंट खुद भी बोलेगी उन पार्टीज को कि भाई तुम कंफर्म करो ऑडिटर को ऐसा बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि ऐसे तो नहीं करेगी पार्टी कंफर्म, तो मैनेजमेंट को भी उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा उन पार्टीज को, सामने वाली पार्टीज को। अगर कोई अगर मेरा ऑडिटर आ रहा है तो उनसे बैलेंस कंफर्म करने के लिए तो उसे कंफर्मेशन देनी है तुम्हें, ऐसे वो एनकरेज करेंगे सामने वाली पार्टी को। अब मेथड तो कुछ भी हो सकता है, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या तो लेटर के थ्रू भी हो सकता है, मेल के थ्रू भी हो सकता है। अब एबिलिटी देखेंगे कंफर्मिंग पार्टी की, हो सकता है कि उसका मंथली अमाउंट जा रहा हो, मतलब अप्रैल में भी सेल हुई हो, मई में भी सेल हुई हो, जून में भी सेल हो, ऑडिटर का मन करा कि भाई मैं सिर्फ जून की सेल कंफर्म करूंगा, तो वो इंडिविजुअल बैलेंस अमाउंट भी कंफर्म कर सकता है कि भाई मेरे को जून का अमाउंट कंफर्म कर दो। या फिर टोटल बैलेंस कि भाई तुम्हारी बुक्स में आज 50 लाख का बैलेंस है खड़ा है, तो तुम मेरे को 50 लाख का बैलेंस कंफर्म करो कि तुम इस बंदे को देते हो या लेते हो, जो भी करते हो, ये मेरे को कंफर्म करके साइन करके दो। तो एबिलिटी देखेंगे सामने वाली पार्टी कैसे। अब मैनेजमेंट अगर मना करती है, मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल मना करती है कि यार मैं नहीं दे रही मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, मैं तुम कंफर्म नहीं करोगे इस पार्टी का, क्यों नहीं करोगे भाई, हम इन रीजंस को देखेंगे, भाई क्यों मना कर रहे हो तुम, क्यों तुम मेरे को मैनेजमेंट ऑथराइजेशन नहीं दे रहे, मेरे को चेक करना है इस पार्टी का बैलेंस क्या है या नहीं है। फिर ऑब्टेन करेंगे एविडेंस टू चेक इट्स वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस कि भाई ऐसा क्यों मना कर रही है पार्टी, ऐसा क्यों ये मना कर रहे हैं मैनेजमेंट कि भाई मैं तुम्हें ऑथराइजेशन नहीं दे रही कि तुम इस पार्टी का बैलेंस चेक करो, ऐसा क्यों हो रहा है। वो मैं क्वेश्चंस कौन, ऑडिटर पूछेगा मैनेजमेंट से, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, मना क्यों कर रहे हो यार, क्या दिक्कत है, ये तो हमारा ऑडिट प्रोसीजर है 505, तो हमें बोलता है कि हमें अगर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट चाहिए तो हमें मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लगी तो तुम दो, अगर नहीं दे रहे हो तो बताओ रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो गया कि तुम मना कर रहे हो, क्रिटिकल है पार्टी गुस्सा खाती है, क्या रीजन है हमें बताओ, अगर ऐसा है तो फिर बताओ, हम फिर इम्प्लीकेशंस देखेंगे, अगर तुम ये कंफर्म नहीं करे तो हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अगर ये वाले अगर तो हमारा डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं चल रहा तो हम कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, हम देखेंगे कि क्या है, हम और तौर तरीके अपनाएंगे। 505 के अंदर ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमें लेनी है, उसके लिए हमें मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन लगेगा और मैनेजमेंट को ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, अगर नहीं देती उसे रीजंस बताने पड़ेंगे क्यों नहीं दे रही ऑथराइजेशन, और वरना अगर वो भी रीजंस भी बता देते हैं हमें वैलिड लगते हैं तो फिर हम परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे।
तो बस इतना सही से हो गया कंफर्म। और इसके अंदर हमें साथ साथ फॉलोअप्स को करते रहना है, सेंड फॉलोअप्स, क्योंकि भाई अब क्या होता है, एक मेल आई हो सकता है स्किप हो गई हो सामने वाली पार्टी से, कंफर्म करना हो बैलेंस, फिर दूसरी मेल करी, हमें फॉलोअप्स, रेगुलर फॉलोअप्स देने पड़ते हैं रिमाइंडर के साथ, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, कि भाई मैनेजमेंट ने ऑथराइज करा इस बैलेंस को कंफर्म करने के लिए। हम ऑडिटर है, हम ये कह रहे हैं कि ये वाला कंफर्म, ये होती है डायरेक्ट कंफर्म, हमें डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है। एक होती है इनडायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसके अंदर मैनेजमेंट भेजती है उन्हें लेटर अपने पार्टीज को कि हाँ भाई तुम ये कंफर्म करो, साइन करके दो कि इतना बैलेंस 31 मार्च को तुम हमें ओ करते हो या हम तुम्हें ओ करते हैं, और वो वाली रिक्वेस्ट ये उठा के जो भी साइन वाइन आए सामने वाली पार्टी के उन्होंने ऑडिटर को दे दी। बट ऑडिटर ऐसे थोड़ी मानेगा, वो मानेगा कि मैंने, ऑडिटर ने भेजी है, वो ऑडिटर ने डिटेल भेजी है और उस पर वो कंफर्म कर रहा है, तो ऑडिटर उस पर रिलाई करेगा। दैट इज डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और वो किस पे आएगी, जब मैनेजमेंट ऑथराइज करेगी। तो हमने क्या देखा इसमें, बेसिकली जो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का जो ये एसए 505 क्यों इजाद हुआ था, बिकॉज अब हमें कंपनी के बुक्स में जो क्रेडिटर्स और डेटर्स या एडवांसेस खड़े हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स खड़े हैं, उनका कितना रिलायबिलिटी चेक हम कर सकते हैं बाय कंफर्मिंग द पार्टीज डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट कंफर्मेशंस। चाहे वो पॉजिटिव कंफर्मेशन ले हम, चाहे नेगेटिव कंफर्मेशन ले, या फिर कोई एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड करें, तो उस पर हम परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर करें कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो हमें इसके लिए मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन लगेगी, हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को बनाना पड़ेगा, हमें फॉलोअप करने पड़ेंगे। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम बेसिस प्रायर एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट असर्शंस, या जो भी मैनेजमेंट की अप्रूवल, और मैनेजमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा उन पार्टी को कि हाँ भाई तुम दो। अगर मैनेजमेंट मना करते हैं तो इंक्वायर करना पड़ेगा क्यों मना कर रही है, और फिर परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर पड़ेगा। और हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या डिटरमाइन करनी है, वो फर्स्ट स्टेप है हमारा, कि हमें एलिमेंट्स, अमाउंट, अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट, और उसके बेसिस पे हमें सिलेक्ट अप्रोप्रिएट पार्टी करनी पड़ेगी, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम डिजाइन करेंगे, और फिर हम फॉलोअप करके उनसे कंफर्मेशन लेंगे। बस इतना से हो गया, ऐसे 505 एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तुम्हारा तैयार। और मजा आ रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।